हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से। प्रीवियस चैप्टर में हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था और आज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमरल में जो मेन रोल प्ले करती है वो बी लिम्फोसाइट है और एंटीबॉडीज़ के थ्रू अपना काम करते हैं। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है इसमें मेन रोल होता है टी लिम्फोसाइट का। सो it comprises of T lymphocytes। क्लियर? टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली कभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनाती है, बट ये हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट्स की एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए। और हेल्प कैसे करती हैं? ये कमांड देती हैं और जब इनकी कमांड मिलती है तभी बी लिम्फोसाइट क्या करती है, यानी कि जो प्लाज्मा सेल्स है वो बनती है और एंटीबॉडीज बनती है। सो देखो क्या है, दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज but helps B cell to produce antibodies। अब ये किस तरीके से हेल्प करती है ये तो हम आगे देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि टी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है। बी लिम्फोसाइट की तरह ही ये भी रेड बोन मैरो में ही बनेगी। तो बनेगी तो कहाँ? रेड बोन मैरो में। लेकिन इनका जो मैच्योरेशन होता है वो होता है स्टूडेंट थाइमस में, और थाइमस में मैच्योर होने की वजह से ही जो टी वर्ड है वो थाइमस से ही आता है, थाइमस को ही रिप्रेजेंट करता है। सो देखो क्या है, टी सेल्स आर फॉर्म्ड इन red bone marrow, then migrate to thymus। क्यों माइग्रेट करती है थाइमस में? फॉर मैच्योरेशन। तो मैच्योर कहाँ होंगी? थाइमस में। और जब ये मैच्योर होंगी तभी ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगी। तो मैच्योरेशन का मतलब यहाँ पे फंक्शनल मैच्योरेशन से है स्टूडेंट्स। अब ये थाइमस में मैच्योर हो गई, तो थाइमस में मैच्योर होने के बाद ये फर्दर माइग्रेट करती है कहाँ? लिम्फॉइड ऑर्गन, जैसे कि स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, माल्ट है, यहाँ पे ये माइग्रेट करती है और 4 तरह की सेल्स में फर्दर प्रोलिफरेट हो जाती है। और वो 4 तरह की जो सेल्स हैं वो इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करती हैं। आफ्टर मैच्योरेशन दे फर्दर माइग्रेट टू लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्यों माइग्रेट करती है यहाँ पे? प्रोलिफरेट होने के लिए, फॉर प्रोलिफरेशन इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स, यानी 4 तरह की जो सेल्स हैं वो बनती हैं। क्लियर? हमने देखो बी लिम्फोसाइट में रोल पढ़ा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट रोल प्ले करती हैं, वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। लेकिन उनको जो कमांड दे रही थी वो एक स्पेसिफिक सेल कौन थी? टी हेल्पर सेल। तो वही टी हेल्पर सेल्स जो हैं टी लिम्फोसाइट का पार्ट होती है। उसके अलावा सेकेंड होती है स्टूडेंट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिनको किलर टी सेल्स भी कहते हैं। थर्ड होती है सप्रेसर टी सेल्स और फोर्थ होती है मेमोरी टी सेल। तो 4 तरह की टी सेल्स जो हैं बनती हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं हेल्पर टी सेल्स। तो फर्स्ट टी सेल्स जो प्रोलिफरेट हुई वो किस में हुई?
हेल्पर टी सेल्स में, जिनको शॉर्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं। ये जो हेल्पर टी सेल्स है ना, इनको हम कहते हैं कमांडर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम है, चाहे वो ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करें, चाहे वो सेलुलर इम्यूनिटी की बात करें, सो उसमें जो कमांड देने का रोल होता है वो टी हेल्पर सेल का ही होता है। तो ओवरऑल इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को कंट्रोल कौन कर रही है? टी हेल्पर सेल्स। सो टी हेल्पर सेल्स या हेल्पर टी सेल्स कहो, एक ही बात है। सो दे आर known as commanders of immune system। क्लियर? अब ऐसा क्यों है ये भी देख लेते हैं भाई कि इनको कमांडर्स क्यों कहा गया है। क्योंकि ये क्या करती हैं, देखो, दे सिक्रेट साइटोकाइंस। साइटोकाइंस हम पहले भी हमने पढ़ा है कि साइटोकाइंस क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने के लिए सिक्रेट करती है। और यही साइटोकाइंस जब लिम्फोसाइट सिक्रेट करती है तो हम उनको लिम्फोकाइंस कह देते हैं। क्लियर? तो ये क्या करती है, हेल्पर टी सेल्स, दे सिक्रेट साइटोकाइंस। और क्योंकि ये लिम्फोसाइट है तो इस साइटोकाइन को हम लिम्फोकाइंस भी कह देते हैं। क्लियर? अब ये जो साइटोकाइंस हैं ये क्या मैसेज कन्वे करते हैं? पहला जो है, पहला मैसेज इनका होता है बी लिम्फोसाइट को, बी सेल्स को, और बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं किस चीज के लिए? एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए। तो एक्चुअली कमांड कौन दे रही है? हेल्पर टी सेल्स। सो फर्स्ट रोल देखो क्या है, दे स्टिमुलेट बी lymphocytes for antibodies प्रोडक्शन। क्लियर? और सेकंड इनका जो मैसेज होता है, सेकंड मैसेज ये कन्वे करती हैं किलर टी सेल्स को। किलर टी सेल्स टी लिम्फोसाइट का ही एक टाइप होता है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो किलर टी सेल्स को इनका मैसेज क्या होता है कि क्योंकि जो मेन रोल होता है टी लिम्फोसाइट्स में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, तो वो किलर टी सेल्स ही होती हैं जो डायरेक्टली पैथोजन से जाके फाइट करती हैं। तो ये किलर टी सेल्स को मैसेज कन्वे करती हैं कि तुम जाओ और पैथोजन से डायरेक्टली भिड़ जाओ और उनको किल करो। क्लियर? दे कमांड किलर टी सेल्स, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? टीके सेल्स, टू किल पैथोजेंस। क्लियर? तो दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, और सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड दोनों इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रही हैं। अब ये जो हेल्पर टी सेल्स होती है, आपने देखा होगा जो एड्स के पेशेंट होते हैं, यानी जिनको HIV इन्फेक्ट करता है, उन पेशेंट में हेल्पर टी सेल्स का नंबर बहुत कम मिलता है, धीरे 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 रिड्यूस होता रहता है। उसका कारण क्या होता है? जो HIV है, ये वायरस जो है ये हेल्पर टी सेल्स को ही अटैक करता है और उसको किल करता है, और इसीलिए एड्स पेशेंट के अंदर जो इम्यूनिटी है वो धीरे 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 कम होती रहती है और एक टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और फिर ऐसे पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाते हैं और छोटी छोटी सर्दी खांसी जुकाम से भी इंसान मर जाता है। क्लियर? तो देखो क्या है, नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स is reduced
इन एड्स पेशेंट। क्लियर? इससे ज्यादा आपके नीट में, आपके बोर्ड में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो पहली सेल हमारी क्या थी? हेल्पर टी सेल्स। दूसरी सेल पढ़ते हैं स्टूडेंट टी लिम्फोसाइट की। जो दूसरी सेल है दैट इज किलर टी सेल। किलर टी सेल को हम शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखते हैं, और किलर टी सेल को हम एक और नाम देते हैं दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे टीसी से। क्लियर? ये जो टी किलर सेल्स होती हैं ये सोल्जर की तरह काम करती हैं। सोल्जर यानी कि जो डायरेक्टली जो दुश्मन है उनसे भिड़ते हैं। तो इनका काम यही होता है कि ये हेल्पर टी सेल से कमांड लेती है और डायरेक्टली जाके पैथोजन से फाइट करती है। अब फाइट करने का इनका तरीका क्या है? हमने परफोरिन प्रोटीन के बारे में बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। हमने नेचुरल किलर सेल्स का मैकेनिज्म पढ़ा परफोरिन प्रोटीन के थ्रू। हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो मैकेनिज्म पढ़ा परफोरिन प्रोटीन के थ्रू। तो परफोरिन प्रोटीन क्या करती है कि ये पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होल कर देती है, और उस होल के थ्रू सेल में वाटर, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब भर जाते हैं और सेल स्वेल अप हो जाती है और एक टाइम पे फट जाती है, जिसको हम लाइसिस कहते हैं। तो सेम मैकेनिज्म जो है वो यही सेल भी ऑपरेट कराती है। कैसे? परफोरिन प्रोटीन को सिक्रीट करके। तो देखो क्या है, they kill pathogens by secreting perforin proteins। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट देखो क्या है कि जो बॉडी में कैंसरस सेल डेवलप हो जाती है तो इम्यून सिस्टम भी उनको क्या करता है? कोशिश करता है कि कैंसरस सेल को किल किया जाए। तो इम्यून सिस्टम में किलर टी सेल्स ही होती हैं जो कैंसरस सेल के अगेंस्ट रोल प्ले करती हैं उनको किल करने के लिए। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका? दे डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। देन अगर बात आती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, तो यानी कि ऐसा पेशेंट जिसकी बॉडी में कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी से उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया, तो क्या होगा? पेशेंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम तो रिस्पॉन्स शो करेगा ना। देखो एक कॉमन सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये ए इंडिविजुअल हमने लिया और ये बी इंडिविजुअल हमने लिया। सो अब मान लो ये ए की किडनी है और ये बी की किडनी है। तो हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जो ए पर्सन की किडनी है इसके ऊपर रिसेप्टर क्या है या एंटीजन हम कह देते हैं ए, और जो बी की है उसके ऊपर एंटीजन क्या है? बी। तो अब जो ए का इम्यून सिस्टम है, ए का इम्यून सिस्टम किसको जानता है? ए एंटीजन को। वो बी एंटीजन को तो जानता ही नहीं है। तो क्या होगा अगर हम इस किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें कहां पे? ए की बॉडी में। तो यहां पे एंटीजन क्या आ जाएगा? बी एंटीजन। तो यहां पे एंटीजन क्या आ गया? बी। तो जो इम्यून सिस्टम है ए का वो इस बी के लिए क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा ना। तो इसी को हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए रिजेक्शन है वो यही होता है।
और ये जो रिजेक्शन इम्यून सिस्टम शो करता है वो किलर टी सेल्स के थ्रू ही शो करेगा। बात समझ में आई स्टूडेंट? तो किलर टी सेल्स क्या करते हैं? दे प्ले रोल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो कि एक तरह का रिजेक्शन शो करेंगे जिसको हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन भी कहते हैं। क्योंकि जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ है उसके अगेंस्ट रिजेक्शन होगा, क्योंकि उस पे एंटीजन कोई दूसरा होगा। तो वो रिजेक्शन कौन शो करता है? किलर टी सेल्स। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सेकेंड टी लिम्फोसाइट की सेल थी। हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारी होती है सप्रेसर टी सेल्स। इसको हम शॉर्ट में टीएस सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो क्या है, कोई पैथोजन आया और उस पैथोजन के रिस्पेक्ट में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हुआ। टी हेल्पर सेल ने बी लिम्फोसाइट को भी कमांड दी, टी किलर सेल को भी कमांड दी और इम्यून सिस्टम ने अपना काम किया। अब मान लो वो जो पैथोजन है वो किल हो गया, यानी इन्फेक्शन खत्म हो गया, तो इम्यून सिस्टम को भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और अगर इम्यून सिस्टम इसी तरीके से अपना काम करता रहा तो वो क्या करेगा? पैथोजन ना मिलने की वजह से बॉडी की खुद के सेल्स को किल करने लगेगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को किल करे, इसलिए यहाँ पे एक रोल होता है सप्रेसर टी सेल का। वो क्या करती हैं? जब इन्फेक्शन खत्म हो गया है तो वो हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स दोनों की ही एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं, सप्रेस कर देती हैं। क्लियर? सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम भी करती है, लेकिन ह्यूमरल इम्यूनिटी ये काम नहीं करती है। वो सिर्फ एक्टिव यानी कि इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को एनहांस कर सकती है। क्लियर स्टूडेंट? तो देखो सप्रेसर टी सेल्स का काम क्या है? दे सप्रेस एक्टिविटी ऑफ हेल्पर टी सेल्स एंड किलर टी सेल्स so that immune system do not attack its own body's cell। क्लियर? अब लास्ट टाइप जो है, ये थर्ड था स्टूडेंट, ये फोर्थ। लास्ट टाइप हमारी क्या है? मेमोरी टी सेल्स। कई बार हम इनको देख चुके हैं, जैसे हमने क्या है बी मेमोरी सेल्स डेवलप हुई थी, उसी तरीके से टी मेमोरी सेल्स होती है। और ये भी क्या करती हैं? जो पैथोजन है उसके लिए मेमोरी को फीड कर लेती है ताकि सेकेंड टाइम पे ये इंफॉर्मेशन दे सके। दे फीड मेमोरी फॉर पैथोजन ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये स्टूडेंट चार तरह की टी लिम्फोसाइट थी जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करती है। क्लियर? अब यहां पे हम एक चीज और देखेंगे। देखो हमने पढ़ी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
को शॉर्ट में CMI कहते हैं। क्लियर? ये जो इम्यूनिटी है ये हर तरह के पैथोजन पे अपना रोल दिखाती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, प्रोटोजोन हो, हेलमिंथीज हो, सब पे अपना रोल ये दिखाएगी। क्लियर? इवन जो कैंसरस सेल हैं, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है, उसमें भी इसका रोल रहता है। सो दे प्ले रोल in, or we can say for all pathogens like bacteria, virus, protozoans, helminthes, क्लियर? इवन कैंसरस सेल्स के लिए भी रोल प्ले करती है और ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी इसका रोल रहता है। किसका? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमोरल इम्यूनिटी की, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम एक नाम और क्या देते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो शॉर्ट में हम इसको AMI भी कहते हैं। इनका जो रोल रहता है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। ये बेसिकली बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट ही रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये मेनली उन पैथोजन को किल कर सकती हैं जो ब्लड में एंटर करते हैं। जो सेल में, टिश्यू में छुप के बैठा हुआ है, उसके अगेंस्ट इनका रोल नहीं होता है। और दूसरा क्या है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, दे हैव इनहिबिटरी रोल फॉर इम्यून सिस्टम। सॉरी, तो इम्यून सिस्टम पे इनका इनहिबिटरी रोल होता है जो कि जरूरी है। लेकिन अगर हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात करें, सो दे डू नॉट हैव एनी इनहिबिटरी रोल फॉर इम्यून सिस्टम। क्योंकि इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी इनहिबिशन जरूरी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कंप्लीट होती है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ हम और पढ़ेंगे। जब हमने बी लिम्फोसाइट पढ़ी थी ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, तो बी लिम्फोसाइट पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उनके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसपे एंटीजन बाइंड कर सकते हैं। तो बी लिम्फोसाइट जो ब्लड में एंटीजन आते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है। टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इम्यून सिस्टम को कमांड तो दे रही है, बट इनका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है स्टूडेंट कि ये इनके पास एंटीजन को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फिर ये कैसे रिकॉग्नाइज करती है? अब यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज करने के लिए रोल आता है वो आता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का। तो सॉरी, देखो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये एंटीजन्स को रिप्रेजेंट कराती हैं, हेल्पर टी सेल्स को बताती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, हमारी कंट्री में कोई टेररिस्ट आ गया। अब हमारे जो कमांडर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको ये तो पता है कि भाई कोई टेररिस्ट आ गया, लेकिन उनको शक्ल नहीं पता। तो अब क्या करें, उनकी फोटो हम जगह जगह पे चिपका दें तो सबको पता चल जाएगा। तो वो जो फोटो दिखाने का काम होता है, जो पिक दिखाने का काम होता है, वो कौन करती है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल।
तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को रिप्रेजेंट कराती है, बताती है हेल्पर टी सेल को, और फिर हेल्पर टी सेल्स जो है वो उनकी अगेंस्ट रोल प्ले करती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इनको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? APCs। क्लियर? अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती हैं, ये मेनली 3 सेल काम करती हैं। जैसा अभी हमने कहा, तो पहली क्या होती है? मैक्रोफेजेस। इट इंक्लूड्स मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, एंड B lymphocytes। क्लियर? अब यहाँ पे मेनली हम हेल्पर टी सेल्स के लिए देख रहे हैं, तो हेल्पर टी सेल्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्रोफेजेस ही होती है जो क्या करती है? पैथोजन को या एंटीजन को हेल्पर टी सेल्स को रिप्रेजेंट कराती है। ये देखो, सपोज दिस इज द एंटीजन जो बॉडी के अंदर एंटर हुआ, और ये है मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस ने क्या किया? इसने देखा कि भाई कोई पैथोजन आया या एंटीजन आया, तो मैक्रोफेजेस क्या करती हैं कि वो इसको एंगल्फ कर लेती है। ये मैक्रोफेजेस है, और इसने क्या किया? इट एंगल्फ एंटीजन। अब क्या करेंगी? ये इस एंटीजन को डाइजेस्ट कर लेंगी। ये मैक्रोफेजेस है, देखो। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया था? इस एंटीजन को इस तरीके से एंगल्फ कर लिया। अब इसको डाइजेस्ट करेगी, तो यहां पे इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगी। So these are the fragments of एंटीजन। ये स्टूडेंट एंटीजन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट है। अब हमने आपको कहा कि भाई जो हेल्पर टी सेल्स है उसके पास खुद के कोई रिसेप्टर्स तो है नहीं। जो कौन से रिसेप्टर नहीं है? जो एंटीजन को बाइंड करके उसको रिकॉग्नाइज कर सके। पर मैक्रोफेजेस के पास रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैक्रोफेजेस के पास ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जिनके ऊपर एंटीजन बाइंड कर सकता है, और इन रिसेप्टर को हम कहते हैं MHC सेकेंड। इनके बारे में भी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, इनके ऊपर क्या होंगे? जो एंटीजन के फ्रेगमेंट्स हैं वो बाइंड हो जाएंगे। ये देखिए, अब जो एंटीजन है वो यहां पे क्या हुए? इसके ऊपर आके बाइंड हो गए। तो अब ये मैक्रोफेजेस क्या है? ये पूरी बॉडी में, क्योंकि मैक्रोफेजेस कहाँ होती है? टिश्यू में, और जो टी लिम्फोसाइट है वो उन्हीं पैथोजन को किल करती है जो कहाँ होते हैं? टिश्यू में। तो ये पूरी बॉडी में लेके इस एंटीजन को घूमेगी, और जैसे ही हेल्पर टी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी तो हेल्पर टी सेल को पता चल जाएगा कि भाई इस तरह का एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। तो अब यहाँ पे क्या आई? देखो, ये है हेल्पर टी सेल्स। अब हेल्पर टी सेल्स के पास हमने कहा था कि भाई एंटीजन को बाइंड करने वाले रिसेप्टर्स नहीं है, पर इसके पास इंटरेक्ट करने के लिए रिसेप्टर हैं, और इन रिसेप्टर को हम क्या नाम देते हैं? दीज आर CD4 रिसेप्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भाई हेल्पर टी सेल्स के पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? CD4 रिसेप्टर। और इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से ये क्या करती है? देखो,
मैक्रोफेजेस के साथ इंटरेक्ट करती है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, किस किस के बीच में होगी, ये देखो क्या है, MHC सेकेंड, ये रिसेप्टर किसके हैं, मैक्रोफेजेस के। CD4 रिसेप्टर किसके हैं, हेल्पर टी सेल के। दोनों ने इंटरेक्ट किया और ये जो एंटीजन है इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच गई, हेल्पर टी सेल के पास। अब हमें पता है हेल्पर टी सेल क्या है, कमांडर्स है। इंफॉर्मेशन जैसे ही पहुंची तो तुरंत किलर टी सेल्स को मैसेज दे दिया, क्योंकि टिश्यू में तो टी लिम्फोसाइट्स का ही रोल होगा और किलर टी सेल्स डायरेक्टली जाके इनको क्या करने लगते हैं, किल करने लगते हैं। क्लियर। तो ये देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, ये भी हमने देखा।